तो इसमें आप लोग देखिए, आप लोग को लिखा दिए हैं। जाइलम की तरफ देखो, यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ पौधों में। यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। यानी जल को क्या करता है? वो नीचे से लाके ऊपर तक उसको पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम। कौन? जाइलम। ठीक है। आप इधर देखो, दूसरी तरफ देखो, क्या है? यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहक उत्तक होता है। ठीक है, ये भी पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। ठीक है, भोजन पहुंचाना होता है। वो भोजन कहाँ पहुंचाता है? यानी पेड़ पौधे के जितने भी पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पत्ते हैं, जड़ है ना, वो क्या करता है? हर जगह तक वो अपना भोजन पहुंचा देता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जाइलम की तरफ। फिर देखो 2 नंबर में क्या है? जाइलम की कोशिका मृत्यु होती है। जाइलम क्या होता है? कोशिका जो है ना, मृत्यु होती है। हाँ, मृत्यु। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की जो कोशिका है वो क्या होता है? जीवित होती है। कोशिका समझते हैं ना? सेल। ठीक है ना? वो हर मनुष्य में पाया जाता है, हर जितने भी जीवधारी है उसमें पाया जाता है। और जो जीवित है, मान के चलो जो लिविंग थिंग जो होता है ना, तो उसमें पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे में, हर मनुष्य में पाया जाता है। बगैर कोशिका का समझिए कि आदमी रह नहीं पाएगा। जिस दिन कोशिका मर जाएगा तो आप भी मर गए। ठीक है, कोशिका ऐसा चीज़ है। कोशिका के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे आगे। और 9th क्लास में पहला चैप्टर में उसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है। आप लोग शायद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, ये सब भी आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, तो वो भी आप लोग को हम बताएंगे। जब 9th क्लास में चालू करेंगे ना, तो आप लोग को फिर बुला लेंगे। तीसरा में क्या है? जाइलम। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक समझ गए ना? माइनस। ठीक है। फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। चौथा नंबर में क्या है? जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं। जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं। उसका नाम दिया है दारू। आप लोग ये दारू जो होता है ना, पीने वाला, इसको फिर मत समझना। ठीक है ना? तो उसका दूसरा देखो क्या है? फ्लोएम के उत्तक को वाष्ट कहते हैं। 5 नंबर में क्या है? जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है। और फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। ठीक है ना? बात समझे कि नहीं? उसका जो गति है सभी दिशाओं में, क्योंकि भोजन भी पहुंचाता है। तो भोजन तो ऐसा नहीं कि कहीं पे देगा कहीं पे नहीं देगा, वो भोजन सभी दिशाएं में पहुंचाता है। ठीक है। तो जैसे भोजन पहुंचेगा तो गति होगा ना। गति मतलब समझिए कि पेड़ पौधे जो होता है वो मजबूत होता है। मजबूत जब होता है तो क्या? वृद्धि होता है। वृद्धि कहाँ होगा? मान के चलिए पेड़ मोटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि पेड़ ही मोटा हो रहा है, उसका टहनी मोटा नहीं होता है, टहनी भी मोटा होता है। ठीक है ना? क्योंकि वो हर जगह उसका भोजन पहुँचाता है। रक्त क्या है? इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो जानते हैं रक्त क्या है? तरल है। ठीक है, संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, उसका तो जानते हैं कि लाल क्यों होता है, पढ़े थे आप लोग 7th क्लास में से स्टार्ट है, समझिए। ठीक है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, अर्थात इसके प्रकृति क्षारीय होती है। इसके प्रकृति क्या होता है? क्षारीय, यानी ब्लड जो अंदर होता है ना, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका औसत मान क्या होता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यानी एक आदमी, एक मनुष्य के अंदर जो होता है ना, वो कितना पाया जाता है रक्त? 5 से 6 लीटर। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पतला दुबला है तो उसमें 5 से 6 लीटर कम होगा, है ना? उससे हो सकता है कम हो जाए। आप लोगों का मन में ये भी आ सकता है ख्याल कि सब जो पतला है, कहने का मतलब उसमें कम होगा, और जो मोटा ताजा है, हाथी की तरह है ना, उसमें ब्लड ज़्यादा होगा। ऐसा भी हो सकता है ना? क्या सोचते हो? नहीं, तो ऐसा नहीं है। ब्लड जो होता है ना, सबके अंदर उतना ही रहता है। तो किसी का कुछ खान पान के कारण
या कोई एक्सीडेंट के कारण ब्लड निकल जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड का कमी हो जाता है। एक्चुअली ब्लड कितना रहता है आपको 5 से 6 लीटर आपको मनुष्य के अंदर ब्लड पाया जाता है, बात समझे कि नहीं। और लेडीज़ों में यानी 500 ग्राम कम पाया जाता है। जैसे 5 से 6 लीटर होता है ना, तो यहाँ पे होगा आपको 4.5 से 5.5, ठीक है। यानी मर्दों में क्या है, मेल में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है। कितना, 500 ग्राम का अंतर होगा, ज़्यादा नहीं, फिर 500 ग्राम का अंतर होगा। अब देखिए, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। यानी होता है ना कि साइंस में रक्त का अध्ययन जब हम करते हैं, रक्त के बारे में जानते हैं, है ना, जैसे सजीवों के बारे में जानना तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और रक्त के बारे में जानना, जानते हैं ना, उसका अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को, रक्त के बारे में जानना, रक्त का स्टडी करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छा से याद कर लोगे। अब हम लोग देखें क्या है रक्त के प्रमुख, अब नीचे देखो क्या है, रक्त के प्रमुख संघटक, है ना, संघटक निम्नलिखित है, ठीक है। कॉपी में देखो, नंबर 1 आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है, देखो इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। यानी आरबीसी जो होता है ना, वो क्या है, एक सेल्स है, एक कोशिका है। वो क्या है, वो एक कोशिका जो हम लोग का ब्लड में पाया जाता है, मुझे जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसका निर्माण अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा समझते हैं, ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। उसको इंग्लिश में बोला जाता है, अस्थि मज्जा का इंग्लिश बोन मेरो, ठीक है ना, बोन मेरो। यानी अस्थि मज्जा उसको कहते हैं, जैसे हड्डी हम लोग खाते हैं ना, हड्डी के अंदर वो थोड़ा सा रेड टाइप का जो निकलता है, उसके अंदर निकलता है कि नहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वो बारीक बारीक होता है, बिल्कुल नरम होता है। कोई जो मुर्गा उर्गा खाते हैं तो मुर्गा का जो टांग होता है या फिर जहाँ हड्डी पाया जाता है, उसके अंदर से हम लोग होता है ना, कैसे कि पूरा एकदम खा लेते हैं, खाने के बाद उसके अंदर चूसते हैं उसको, हड्डी को, अंदर से क्या निकलता है, हाँ कैल्शियम तो निकलेगा ही, लेकिन उसको अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। हड्डी खाने से जो है, हड्डी चूसने से है ना, खास करके खस्सी मटन का जो होता है, आदमी बोलता नहीं है कि वो खस्सी का मटन खाइएगा ना तो आपका पैर का दर्द खत्म हो जाएगा। खस्सी का जो टांग होता है ना, टेंगड़ी जिसको बोलता है जी, पाँव, ठीक है ना, उसको खाने से क्या होता है कि जिसका कैल्शियम का कमी है वो दूर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हड्डी के अंदर वो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना, हड्डी के अंदर कैल्शियम ज़्यादातर पाया जाता है। इसलिए बहुत आदमी क्या करते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि जिसको कैल्शियम का कमी है तो वो खा सकता है, उससे क्या होगा, कैल्शियम का क्षमता उसके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। और हड्डी के अंदर जो होता है वो नरम भाग होता है ना, जो बिल्कुल नरम सा होता है, जिसको हम लोग चूस के अंदर कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं, तो उसी में क्या होता है, मतलब ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड वही बनता है, ठीक है ना। इसमें बनता है अस्थि मज्जा में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अस्थि मज्जा, ठीक है ना। आप समझ गया अस्थि मज्जा क्या, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, ठीक। और आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। यानी आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, वो मरता भी है, ठीक है ना, वो मरता है फिर जिंदा होता है, मरता है फिर जिंदा होता है, ठीक है। वो जाके कहाँ मरता है, वो तिल्ली में, ठीक है। तिल्ली, तिल्ली समझते हैं ना, तिल्ली जो साइड में रहता है, जो कलेजी होता है ना, कलेजे के रूप का ही होता है वो। कलेजी थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि हार्ड होता है, और तिल्ली क्या होता है, अंदर थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल मुलायम टाइप होता है। आरबीसी जो है ना वहाँ जाके मरता है। तिल्ली को क्या कहा जाता है, उसको कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका, आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया यानी तिल्ली को कहा जाता है। इंग्लिश में उसको बोलता है स्प्लीन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन। अभी आप लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करोगे ना, किसका तिल्ली में अगर ब्लड जम जाता है, ज़्यादा पानी जम जाता है, या फिर किसी किसी का स्प्लीन बढ़ जाता है, बढ़ने से क्या होता है, बुखार का लक्षण ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप लोग समझ लो। डॉक्टर के पास जाओगे ना, कभी कभी किसी का आदमी का क्या होता है, बुखार को हमेशा छूटता ही नहीं है। बुखार जो होता है, फीवर, वो रहता है कंटिन्यू। बहुत सारा दवाई खिलाने के बाद लास्ट में जब तिल्ली का जब अल्ट्रासाउंड करता है, ठीक है ना, तिल्ली में क्या पाया जाता है, पता चला कि तिल्ली थोड़ा सा बढ़ गया, उसका साइज जो आकार जो होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर बढ़ गया तो आपको फीवर बहुत ज़्यादा आएगा, बात समझे। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल परेशान हो जाएगा आदमी, अब शायद बचेगा नहीं आदमी, ऐसा लगेगा।
तो लेकिन वो बहुत लास्टिंग करता है, फिर फीवर जल्दी छूटेगा नहीं उसको। उस फीवर को कम से कम जो है 25 दिन 30 दिन लगता है छूटने में, ठीक है। अगर डॉक्टर उसको जल्दी अगर देख लेता है कि वही ख़राब है, ठीक है, कि तिल्ली की वजह से ऐसा हो रहा है, तो 1 सप्ताह काफ़ी है। टाइम इसलिए लगता है कि आदमी को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पहले तो होता है कि चलो छोटा मोटा डॉक्टर को दिखाता है बुखार होने से, ऐसे प्रक्रिया चलते चलते क्या होता है, लास्ट में बड़ा डॉक्टर के पास पहुँचता है। और वहाँ जाके पता चलता है क्या कि तिल्ली बढ़ा हुआ है। बुखार सारा चीज़ उसको टेस्ट करेगा, मलेरिया टेस्ट करेगा, टाइफाइड टेस्ट करेगा, इस तरह बहुत सारे रिपोर्ट जो है ना, वो टेस्ट करने के बाद तब लास्ट में पहुंचता है वहाँ की क्या बात है कि इतना रिपोर्ट करने के बाद मेरा बुखार छूटता क्यों नहीं है। तब जाके वहाँ जाता है, जाने के बाद पता चलता है कि नहीं तिल्ली बढ़ा हुआ है। तब तिल्ली का इलाज होता है, उसके कारण फीवर आता है। जब तिल्ली का इलाज होता है तब समझिए कि वो क्लियर हो जाता है। तिल्ली का कार्य क्या है? तिल्ली का इंग्लिश होता है स्पिलिंग। उसका काम क्या है? उसका काम है मतलब इसको ब्लड को स्टोर करना। हाँ, यानी सेल्स जाके वहाँ उत्पन्न होता है, मरता भी है ना। तिल्ली जो होता है ना, मतलब वो जितना भी ब्लड बनता भी है मरता भी है ना, तो वहीं जाके मरता है ज़्यादातर, ठीक। हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी जाके मर जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। आरबीसी जो होता है, जो आरबीसी जो सेल्स होता है, जो कोशिका होता है, वहाँ घूम फिर के जाके वहाँ पे मर जाता है। आरबीसी जो होता है कितना दिन जिंदा रहता है, ठीक है ना। आरबीसी का उम्र कितना है, वो कितना दिन हम लोग का शरीर में जिंदा रहता है। देखिए आरबीसी जो होता है हम लोग का शरीर में कितना दिन जिंदा रहता है, उसको देखिए नीचे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 125 दिन का होता है, ठीक है। इतना दिन तक वो जिंदा रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कब्रिस्तान में जाके वो मर जाता है, ठीक है नहीं। और उसके बाद फिर दूसरा फिर वहाँ पे पैदा हो जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होते, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन का होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 120 दिन, ठीक है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, वो कितने दिन अपने हम लोग का शरीर में जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। 20 से 120 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। किसका, आरबीसी का डीएनए टेस्ट नहीं होता है। आगे देखिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। या आप लोग को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आरबीसी के बारे में बताइए, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, एरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना दिन होता है, ये भी आप लोग को पूछ सकता है। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन घुमा फिरा के, ठीक है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इसका जो प्रमुख कार्य है, आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। आरबीसी क्या करता है, वो जितने भी कोशिका होता है ना, उसके अंदर क्या करता है, वो मतलब ऑक्सीजन लाके वो पहुंचाता है। वो भी एक सेल से ही, वो भी एक कोशिका है। आरबीसी क्या है, वो भी एक कोशिका है ना। रेड ब्लड सेल है कि नहीं, तो सेल्स मतलब वही कोशिका, वो भी एक कोशिका है। वो उसका मुख्य काम क्या है, जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स आप लोग के अंदर है, वो क्या करते हैं, वहाँ जाके ऑक्सीजन उसको भेजते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा नंबर देखिए क्या है, WBC, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, WBC। इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। यानी वाइट मतलब क्या, वाइट ब्लड सेल, जिसको सफ़ेद, वो ब्लड क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग श्वेत रक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत रक्त भी कहते हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका भी उसको हम लोग कहते हैं। इसी क्या है, दूसरा नंबर में क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी, WBC। इसका पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड सेल। इसका पूरा नाम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल होता है, यानी श्वेत कोशिका। उसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कोशिका। क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कोशिका। वो थोड़ा सा क्या होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक। जिसका निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? ये भी आपका अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा तो आप लोग समझ गए क्या? कभी भूलोगे नहीं शायद, है ना? हड्डी खाने वाला मुचमुचिया क्या? ठीक है, चलो इसका फिर से कर देते हैं। नंबर 2 में क्या है? WBC, है ना? इसका पूरा नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल, जिसे हम लोग श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। इसका कलर क्या होता है? वाइट कलर का होता है। ठीक है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा आप लोग समझ गए हैं, आगे जो बताए। ठीक है, और मृत्यु पहलिया में होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है? वही आपको तिल्ली में होता है, जिसको पहलिया कहते हैं, पलिहा कहते हैं, जिसको हम लोग पलिहा कहते हैं। इसका मृत्यु पलिहा में होता है, यानी वही तिल्ली में होता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याद है? बताया ना, स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, देखो जिया को याद है, इसलिए उसको हम यहाँ बैठाए कि कम से कम समझो। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 1 से 4 दिन का होता है मात्र। ठीक है, हर 1 से 4 दिन के अंदर वो क्या करता है? मरता भी है और फिर जाके वो जीवित भी होता है। ठीक है, यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षित प्रदान करता है, यानी ये क्या करता है? शरीर के रोगाणु समझते हैं ना, मतलब बीमारियों से वो क्या करता है? मतलब सुरक्षित करता है। क्या? कौन सा? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, यानी श्वेत रक्त कोशिका। इस कोशिका क्या करता है? ये कोशिका हम लोग का शरीर में बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बीमारी हम लोग अटैक ना करे उसका वो सुरक्षा करता है, यानी गार्ड की तरह खड़ा रहता है वो। ठीक है, अब देखिए WBC की सबसे बड़ी कोशिकाओं को मोनोसाइट और जबकि सबसे छोटी कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? तीसरा नंबर में क्या है? प्लेटलेट्स। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी जितना भी हम लोग अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड को लेकर, वो सब का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, जिसका जीवन काल कितना है? मात्र 1 दिन का होता है। ठीक है, यानी 24 घंटा मात्र समझिए, 24 घंटा के बीच में भी मर सकता है वो, कोई जरूरी नहीं है कि 24 घंटा। ठीक है ना, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 1 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है, यानी समझिए कि ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? फीमेल में ही पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य खून को धक्का करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? खून को जमना का काम वो करता है। जमाना होता है ना, जमाना। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप लोग, फोटो में आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए कि ये थक्का मारने का ये काम करता है। थक्का जमता है ब्लड में। थक्का जमने के बाद क्या होता है? उसे थक्का से धीरे धीरे उसको ठेल के आगे करता है ब्लड को। ब्लड जब चलता है ना, तो ब्लड कैसे चलेगा? तो थक्का जो जमता है ना, ये ब्लड को थक्का मारने का, धक्का देने का भी काम करता है। कौन? प्लेटलेट। ठीक है, धक्का जमाता भी है और धक्का मारता भी है वो। तब खून क्या होता है हम लोग का? ज़्यादातर स्पीड लेता है। कोई होता है ना कि 10 लड़का एक साथ जा रहा है, तो कोई लड़का ऐसा होता है चलो जल्दी चलो जी, होता है ना। कोई लड़का ऐसा भी होता है जो पीछे रहता है, तो उसको क्या करता है? कहीं 10 लड़का आप लोग कहीं अगर घूमने जाओगे तो बहुत सारा लड़का में से कोई लड़का ऐसा भी होता है वो पीछे रहता है कि नहीं? तो दूसरा लड़का क्या बोलता है? अरे जल्दी करो जी, फटाफट चलो। कोई ना कोई बोलता है ना। तो ये समझिएगा खून जो कम स्पीड चलेगा ना, तो प्लेटलेट्स क्या बोलता है कि जल्दी चलो जी, यानी उसको वो थक्का मार के वो आगे बढ़ाता है खून को। बात समझे? चलिए अब आगे देखिए हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हृदय का चित्र वर्णन करें। हृदय का चित्र वर्णन करें। चले चित्र वर्णन करें पहले।